क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? तालिबान हमारे लिए एक टेररिस्ट आउटफिट है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हुर्रियत या बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या यहाँ 87 के बाद अगर किसी ने पैसा अपनी जेब में डाला तो हुर्रियत के लीडर्स ने डाला। इनको क्या पता हम कश्मीरी का क्या दुख है, और आज तक इन्होंने कभी वो दुख देखा भी नहीं। और पाकिस्तान बिना कुछ गेन किए तो कहीं से कुछ करता नहीं है, तो सारे का सारा उनका जो बेड़ा गर्क होने का रीजन है वो और कोई नहीं, बस पाकिस्तान ही है। एक सवाल इनसे पूछिए, 47 के बाद का हमारा पैसा कहाँ है? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। 1 on 1 प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। आज हम जिस शख्सियत के साथ बात करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है, उस तंजीम के स्टेट स्पोक्समैन और पॉलिसी साज, जिसको हम कहेंगे पॉलिसी रिसर्च हेड, जनाब अभिजीत जसकोटिया। आदाब जनाब। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पॉलिसियाँ सरहद के उस पार डेवलप हो रही है, अफगानिस्तान का जो मामला हुआ है कि तालिबान ने अफगानिस्तान को कूप किया, और इसके बाद जो रिलेशंस भारत के उनके साथ थे, तो आपकी नज़र में क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरहद के उस पार से? देखिए, सबसे पहली बात तो जहाँ तक रही बात तालिबान की, तो तालिबान हमारे लिए एक टेररिस्ट आउटफिट है, और हम बड़े भले भांति समझ सकते हैं उन्होंने किस तरह से वहाँ पर क्या किया है। जहाँ तक जो मंजर अफ़गानिस्तान का आपने थोड़े दिन पहले देखा, उनके खुद के ही लोग इतने खौफजदा हैं कि कोई जहाज़ पे बेचारा लटक कर अपनी जान दे रहा है, कोई कहीं दे रहा है। महिलाओं का वहाँ पर क्या उत्पीड़न हो रहा है, ये सब कुछ हमें पता है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, इसे तो हम बर्दाश्त करते नहीं हैं। आने वाले वक्त में क्या रहेगी क्या नहीं इनके साथ, वो तो वक्त देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह का तालिबान है वो आप सबके सामने, और वो मुझे लगता नहीं किसी भी ऐसे सभ्य समाज को एक्सेप्टेबल होगा। कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा समाज जो ऐसी कोई चीज़ पले या पनपे इस दुनिया में। और सबसे बड़ा चीज़ जो षड्यंत्रकारी इसके पीछे कोई है तो वो और कोई नहीं, वो ISI और पाकिस्तान है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। तालिबान का अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा, एक तो लैंडलॉक कंट्री था और डिपेंडेंसी उसकी पाकिस्तान पर रही, और पाकिस्तान बिना कुछ गेन किए तो कहीं से कुछ करता नहीं है, तो सारे का सारा उनका जो बेड़ा गर्क होने का रीज़न है वो और कोई नहीं, बस पाकिस्तान ही है। रही बात, अगर मैं बाकी बात करूं इनके बारे में, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को इस समय इनके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। US ने तो वहाँ से भाग गए वो लोग, लेकिन वहाँ लोगों को छोड़कर, लेकिन बाकी दुनिया के समय एक दायित्व बनता है कि जिस तरह का उत्पीड़न वहाँ लोगों का हो रहा है, सब दुनिया के जितने कंट्रीज हैं मिलकर इसके खिलाफ लड़े, ताकि डेमोक्रेसी वहाँ पर बहाल हो सके, महिलाओं को उनके अधिकार मिल सके, एक आम इंसान की ज़िंदगी बच सके। जब आप बाकी दुनिया की बात करते हैं तो मैक्सिमम कंट्रीज जो है, जैसे सुपर पावर चाइना भी एक अहम ताकत है, इधर रशिया भी एक बहुत बड़ी ताकत है, तो उन्होंने तालिबान को लगभग एक्सेप्ट किया। और सबसे बड़ी ताकत जो बरतानिया है, बरतानिया ने ये कहा कि ये वो पुरानी तालिबान नहीं कि नई तालिबान है, नई सोच के साथ आई है, हम इनकी हुकूमत एक्सेप्ट करेंगे। आपकी क्या इस हवाले से राय? देखिए, जिन देशों का आपने नाम लिया, चाइना, सबसे पहले चाइना कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चाइना जैसा हाल है वो आप भली भांति जानते हैं। उइगर मुस्लिम्स का वहाँ पर क्या हाल है वो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और इतनी उत्पीड़न उइगर मुस्लिम्स जो हैं वो चाइना में सह रहे हैं, और पाकिस्तान जैसा देश जो इस्लामिक देश कहता है अपने आप को, फिर भी चाइना की मदद और चाइना से मदद ले रहा है। तो खैर वो तो उनके दोहरे मापदंड की नीति है, उसके सामने तो मैं बात नहीं करूँगा। बाकी जो कंट्रीज़ हैं, कहने को कुछ भी कहें, रशिया ने ही स्टार्टिंग में वहाँ क्या किया था वो भी आपके सामने है। एक्चुअली होता क्या है कि मैंने किसी और भी एक चैनल पर एक बार मुझे किसी ने पूछा, जी क्या इनका क्या रीज़न क्या रहा। अगर आप अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे तो इसे बेसिकली यहाँ पर पहले लड़ाई रही, और अफ़गानिस्तान में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जो पहाड़ थे उनको लड़ाइयाँ खा गई, और जो ज़मीन थी, जो प्लेन इलाके थे, उनको टैक्स खा गया। इस कारण ये इलाका कभी डेवलप हो ही नहीं सका। दुर्भाग्य से 1947 के बाद जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, इनके इमीडिएट नेबर थे वो पाकिस्तानी थे। तो अगर ये कहीं हमारे बगल में होता, भले नेपाल की तरह या बर्मा की अपना बांग्लादेश की तरह या श्रीलंका की तरह, तो शायद आज ये फल फूल रहे होते। क्योंकि भारत जब भी किसी की मदद करता है तो इस मंशा से मदद नहीं करता है चाइना की तरह कि हम वहाँ से क्या प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लेंगे या उनके किस हिस्से को हथियार लेंगे। भारत हमेशा मदद इसलिए करता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, जैसे हमने आज तक अफगानिस्तान में मदद की थी। वज़ीर आज़म का कहना था कि कल उन्होंने कहा कि हमें वहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल बनाने हैं, बहुत सारे कॉलेजेस अभी बनाने हैं, बहुत सारे काम अभी भी करने हैं। अगर तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हिंदुस्तान वहाँ फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा? क्या आपको लग रहा है कहीं वो तब्दील हो जाएगी? देखिए, उनके ऊपर तो आप गिरगिट चाहे जितने मर्जी रंग बदल ले, गिरगिट ही रहती है। तालिबानियों से तो आप ये एक्सपेक्ट करें ही ना कि वो कभी हो सकें।
जो बात आती है वो ये बात आती है कि वहाँ पर अगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक बन जाता है और हमने पहले भी वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, उन्हें उनका पार्लियामेंट बनाकर दिया, इतनी चीज़ें बनाकर दी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, तो हम क्योंकि एशिया के हम एक इंपॉर्टेंट कंट्री हैं और आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, चाइना की तरफ कोई नहीं देख रहा, ना कोई रशिया की तरफ देख रहा है। अगर दुनिया को किसी से एक्सपेक्टेशन है, किसी से उम्मीद है तो भारत से है। तो भारत ज़रूर, अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल होने हो सकती है, डेमोक्रेटिक वे में अगर कुछ होगा तो हम ज़रूर करेंगे। एज ए रिसर्च हेड ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो आपको इजाफी काम सौंपा गया है, कल मुजफ्फराबाद यानी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक रैली निकली और जहां यह खुलकर कहा गया कि तालिबान का अब टारगेट कश्मीर होगा। आप क्या दे रहे हैं सुझाव कि क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो सीधी बात कहूँ, हमारे लिए, हम किसी से ना तो डरते हैं। तालिबान का चाहे कोई भी आ जाए, हमारी फ़ौजें इनको वैसा ही करेंगी जैसे आज तक टेररिस्टों के साथ हम लोग करते हैं। तो डरने वाला हिंदुस्तान नहीं है किसी से। पाकिस्तान जैसा देश अगर बात करें तो उनको बालाकोट एयर स्ट्राइक्स और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भूलनी नहीं चाहिए। रही बात तालिबान की, एक राशिद साहब मैं आपको कहना चाहूँगा, आज अगर आप भी काफ़ी पुराने इस फील्ड में हैं, मैं भी बड़ा पुराना सियासत से वाबस्ता हूँ। आज जब मैं बात कर रहा था तालिबान की, तो इनका वो मंजर मुझे सन 87 के कश्मीर वाला मंजर याद आ गया। उस समय वैसा ही उस समय यहाँ पर एक हाल था, उसी तरह की एक कत्लो गारत फैल गई, वैसा ही एक सिस्टम हो गया। कुछ पार्टियाँ जीती हुई थी, उनको हरा दिया गया, कुछ लोग बेचारे यहाँ पर कत्लो गारत, कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ के जाना पड़े। और एक चीज़ कोरिलेशन बहुत बड़ी है, जिस तरह से करज़ाई भाग गए, उसी तरह से किसी समय यहाँ पर फारूक साहब भी यहाँ से चले गए थे और कश्मीर के लोग बेचारे पीछे जो है वो लहूलुहान हो चुके हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि आज गुपकार अलायंस का उनका सम्मेलन था, वो इकट्ठे थे, एक मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की फारूक साहब की रिहाइशगाह पे, और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हुर्रियत या बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या उन पे बैन लगाने की कोशिश की जाती है कि ये देशद्रोही है। हाउ डू यू थिंक एज ए पॉलिसी मेकर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, हाउ डू यू थिंक, क्या करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के इन पार्टीज के साथ जो कभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, जो कहीं सत्ता में रहे, और आपकी पार्टी बीजेपी के साथ भी शरीक हुकूमत रही? देखिए, जिनके साथ हमारी हुकूमत रही, मेरे को कोई संकोच नहीं है इसको कहने में। हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की तरफ देखकर सरकार बनाई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा उठाया था, और तब एनसी वाले इनको क्या बोलते थे वो आपके सामने ही है सारी बातें। रही बात जिस गुपकार की आप बात कर रहे हैं, देखिए इनका स्टैंड ही कुछ क्लियर नहीं है, ये कंफ्यूज लोग हैं। ये वो वीआईपी क्लास है जो गुपकार के अंदर ही पलपती है और गुपकार से बाहर नहीं निकलती है। इनको क्या पता हम कश्मीरी का क्या दुख है, और आज तक इन्होंने कभी वो दुख देखा भी नहीं। धारा 370 की आड़ में, मैं राशिद साहब आपके चैनल में कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, धारा 370 की आड़ में जितना पैसा जम्मू कश्मीर में आया है, अगर वो सारा पैसा ज़मीन पर लगता, एक एक परिवार आज करोड़पति होता। ये 370 की आड़ में अगर कोई आज तक कोई बन पाया तो कौन बन पाया? एनसी के लीडर, उनकी फैमिलीज, पीडीपी के लीडर्स, उनकी फैमिलीज, कांग्रेस के लीडर, उनकी फैमिलीज, या 87 के बाद अगर किसी ने पैसा अपनी जेब में डाला तो हुर्रियत के लीडर्स ने डाला। एमबीबीएस अपनी तो छोड़ो, पाकिस्तान की सीटें भी बेचकर खा गए। इनको आज ये काम कश्मीरी उठ के पूछेगा ना जिस दिन कि भाई बताओ हमारे हिस्से का पैसा कहां है, तब इनको जवाब देना मुश्किल होगा। अब तो बेवकूफ बना रहे हैं, कहीं गुपकार अलायंस, गुपकार गैंग, कभी कुछ बनाकर। मैं तो उनको नया नाम देता हूं, दिस इज बेसिकली ए गैंग ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक पीपल, और दे आर बेसिकली कल्प्रिट्स ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर के सबसे बड़े गुनाहगार सबके सब लोग हैं। एक बात जरूर मैं यहाँ कहूँगा कि अगर आप इनको कल्प्रिट्स कहते हैं, लेकिन बार बार इन्होंने हुकूमत की और उनका आशीर्वाद, जब मैं बात करता हूँ मरकजी सरकार की, जो भी मरकजी सरकार थी 1947 से आज तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने इन जैसे लोगों को आगे लाया और उनको मदद की। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा तबका लोगों का जुड़ा हुआ है। क्या एज ए पॉलिसी मेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने उस पॉलिसी पे रिथिंक करना चाहिए, दोबारा सोच विचार करने की ज़रूरत है कि सब लोगों को, जिस तरह 1987 में यहाँ इलेक्शन में बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन हुई थी मॉस लेवल पे, क्या उस तरह का कोई प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है या सुझाव आपका है कि होना चाहिए? देखिए, इसमें बड़ी क्लियर सी बात है। 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक दिन के बाद जब 370 और 35 की बेड़ियों से जम्मू कश्मीर के लोगों को निजात मिली है, चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो गई। सबसे पहली चीज़ जो कश्मीर के लोगों को जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि आप पुरानी अपॉइंटमेंट्स को निकाल के देख लीजिए, आपको 90% लोग सिर्फ कांग्रेस, एनसी या पीडीपी से वाबस्ता मिलेंगे। आम आदमी को पोस्ट नहीं मिली हुई हैं। अब हकदार को हक मिल रहा है, एक पोस्ट भी निकल रही है, जिसका हक बनता है उसको मिलेगा। जब हकदार को हक मिलना शुरू हो जाएगा तो हर एक चीज़ जो खुद स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएगी।
क्योंकि अपने जाति मफाद को छोड़कर लोगों की सेवा कैसी करनी है ये भाजपा ही सिर्फ जानती है। भाजपा ऐसी पार्टी है, भाजपा की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहता। हमने जो बात कही वो कर कर दिखाई। आज हम नए कश्मीर की बात कर रहे हैं, आपके सामने देख लीजिए। मैं कहता हूं बीच बीच में जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो शमा बुझने लगती है तो भड़बड़ाती है, वो काम जरूर हो रहा है, लेकिन आप जमीनी स्तर पर देख लीजिए, हर एक जगह पर आपको डेवलपमेंट नजर आएगी और लोग भी इसको वेलकम कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये जो गैंग ऑफ कल्प्रिट्स है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने में अभी भी बड़े हद तक कामयाब रह रहा है। मैं तो चाहूंगा आप जैसे चैनल्स के माध्यम से एक आम आदमी एक बार जरूर सोचे और इनसे एक सवाल, सभी कश्मीर के लोगों को हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, एक सवाल इनसे पूछिए, 47 के बाद का हमारा पैसा कहां है? जरा पूछिए इनसे एक बार, फिर आपको नजर आएगा कि इनके अब्बा मरहूम जनाब शेख साहब जो एक टीचर थे, उनके बच्चों के पास इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, लंदन में कोठी, जम्मू में आलीशान घर, यहां घर, हर जगह, ये कहां से आ गया? ये आप लोगों का पैसा है, आप लोगों का पैसा जो लीडर ने अपनी जेब में डाला है। इनसे जरा हिसाब किताब लीजिएगा और आने वाले इलेक्शन में जरूर लीजिएगा। सब कुछ जब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, पटरी पे सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो मास पार्टिसिपेशन इंतखाबात में होंगे, जो जमहूरियत की जीत होगी। और जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, वो आने वाले कल में ही पता चलेगा कि उनके साथ किस तरह से निपटेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये थे अल्फाज मिस्टर जसकोटिया साहब के। जसकोटिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1-on-1 में फिर मिलेंगे आपसे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान रशीद राहिल को इजाजत। अल्लाह हाफिज। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.